यस, सो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड्स की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, दैट इज RCH2Cl था, उसको किसी और न्यूक्लियोफाइल से आप रिप्लेस कर रहे थे, दिस रिएक्शन। ये चीज जो हमने पढ़ी थी, दैट RCH2Cl रिएक्टिंग इट विद NuH किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, और क्या हो रहा था बेटा, H comes over here and Nu comes over here, bond breaks this way and the product formed is R plus HCl. This was the thing. अब ये रिएक्शन जो हम यहां पे मैंने लिखी है, दिस रिएक्शन मे टेक प्लेस इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से हो सकती है, टू डिफरेंट वेज में हो सकती है, उसी चीज को हमको स्टडी करना है आज, दैट इज SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। सब अच्छे से सुनोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट तरीका, दैट इज SN1 मैकेनिज्म, which I call it to be unimolecular nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction is the name of this particular mechanism. देखते हैं क्या चीज होती है यहां पे। So let's say for example we are having with any of the alkyl halide. क्या है, मान लो ये ले लिया मैंने, इट्स अ टू स्टेप मैकेनिज्म, तो कोई भी alkyl halide है, मान लो हमारे पास ये, स्टेप 1 की बात कर रहा हूं अभी मैं पहले आपसे। alkyl halide इज देयर, पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, ये alkyl halide ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है यहां पे, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है इस alkyl halide की, एंड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद Cl अलग हो जाता है एंड ये एक अलग कंपाउंड बन जाता है, दैट इज अ कार्बोकेटायन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वी कॉल इट टू बी कार्बोकेटायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वी कॉल इट टू बी कार्बोएनायन। तो यहां पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द ब्रेकेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 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 with a plus charge plus of Cl minus, plus of Cl minus, ठीक है। So we got a carbocation in the first step, this is carbocation formed। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, एक बार कार्बोकेटायन बन गया, अभी तक आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं आया रिएक्शन करने के लिए, क्या कहीं पर मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया अभी, न्यूक्लियोफाइल कम्स इन द सेकेंड स्टेप, जब आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है उसके बाद देयर कम्स द न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ द न्यूक्लियोफाइल वुड बी कमिंग, ये चीज होगी अब CH3 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 एंड अ पॉजिटिव चार्ज, दिस वी आर डूइंग इज द स्टेप 2. So now at once there comes the nucleophile Nu, ये वाला जो था Nu, ये आया अटैक करने के लिए। अब इस कार्बन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, जब आप न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव चार्ज स्पीशी को लाओगे तो नेगेटिव चार्ज इवेंचुअली वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी and the product formed would be this। जो हम काम करना चाह रहे थे वो हुआ, यहां पे क्या कर रहे थे, Cl को रिप्लेस करके वी आर ब्रिंगिंग अ न्यूक्लियोफाइल, हो गया ना बेटा काम। ये देखो ये Cl रिप्लेस हुआ किससे, एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया Cl। दिस इज द वे हाउ टू गो फॉर द रिएक्शन, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन आउट ऑफ विच फर्स्ट स्टेप दैट इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज द स्लो स्टेप, एंड किसी भी रिएक्शन में कोई भी जो स्लो स्टेप होता है दैट स्टेप इज बेसिकली द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है कि कितनी फास्ट रिएक्शन होगी या कितनी स्लो रिएक्शन होगी, दैट वुड बी गाइडेड बाय द
स्लो स्टेप। फॉर एग्जांपल एक रिले रेस की बात करूं तो रिले रेस में जो भी टीममेट्स हैं, 4 बंदे 5 बंदे, उनमें से जो भी स्लो पर्सन होएगा वो जितना तेज भागेगा या वो जितना स्लो भागेगा वही डिसाइड करेगा हु वुड विन दैट। तो अगर स्लो स्टेप थोड़ा सा भी तेज होएगा तो रिएक्शन फास्ट होएगी, स्लो स्टेप अगर बहुत स्लो रहा होगा तो रिएक्शन वुड प्रोसीड स्लोवर। सो एवरी टाइम रिमेंबर, नॉट फॉर दिस रिएक्शन, एनीवेयर if a reaction is proceeding in multiple steps, then out of that one of the step would be a slow step, and that slow step would be determining the rate of that particular reaction. तो यहां पे रेट कौन डिसाइड करेगा? दैट इज फर्स्ट स्टेप विच इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एंड कार्बोकेटायन कितना जल्दी फॉर्म हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। बात समझे? सो आई वुड राइट ओवर हियर, पहले समझ लो, नोट डाउन कर लेना आराम से, दूंगा टाइम। सेकेंड स्टेप दैट इज कार्बोकेटायन फॉर्मेशन is the slow step, फर्स्ट स्टेप होएगा, is the slow step and hence rate determining step, and hence rate determining step. So I would write over here the first step, it's not the second one, so this is first step. First step is the slow step and hence the rate determining step. ठीक है? अब बेटा अगर मैं इस रिएक्शन को कहना चाहूं तो कहना है इसे इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। कुछ अगर मैं बुलेट पॉइंट्स इसके बोलूं तो इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट थिंग। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने अभी अभी बोला दैट सेकेंड स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और वही रेट को डिसाइड करेगा। तो सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप सॉरी उसमें जो भी चीजें इन्वॉल्व होंगी वो डिसाइड करेंगी रेट। तो इसमें इन्वॉल्व क्या है? खाली एक चीज इन्वॉल्व है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल तो अभी तक आया ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में आ रहा है। सो ROR दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की पावर रेज टू द पावर 1। मतलब जैसे जैसे एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट भी डायरेक्टली इफेक्ट होएगा। आपने डबल करी कॉन्सेंट्रेशन, रेट डबल हो जाएगा। आपने कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स करी, रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रेज टू द पावर 1। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो आई यूज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज k into Rx रेज टू द पावर 1। इस रेज टू द पावर टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर। So I say that this reaction is a first order reaction. और हमने यहां पे लिखा था ना that it is unimolecular nucleophilic। इसका मतलब यही होता है बेटा कि इसका रेट ROR is the rate of reaction। रेट एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा था? यूनिमोलिकुलर, मतलब एक सिंगल चीज पे डिपेंड करेगा रेट। दैट्स व्हाई नेम गिवन टू इट इज यूनिमोलिकुलर। सो ये चीज आपके पास है। अब लास्ट चीज आती है इसमें, दैट इज द रिएक्टिविटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कर रहा है तो व्हाट वुड बी द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड? कौन एल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल, कौन एल्काइल हैलाइड फास्ट प्रोसीड करेगा, कौन स्लो प्रोसीड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट स्टेप दैट इज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। हमने 11th में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर। अगर नहीं भी याद है तो ध्यान रखोगे। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, देन इट्स 2 डिग्री, देन इट्स 1 डिग्री। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो क्या हो जाएगा बेटा? अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 है तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर थ्रू SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म वुड आल्सो बी
3 डिग्री सबसे फास्ट प्रोसीड करेगा, देन कम्स द 2 डिग्री, देन कम्स द 1 डिग्री। Am I clear with this? Everything? कोई डाउट्स? हाँ बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल। सिंस कार्बोकेटाइन 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है तो उसकी वजह से रिएक्शन 3 डिग्री वाली सबसे जल्दी होएगी, फिर 2 डिग्री वाली, फिर 1 डिग्री वाली। Am I clear? उसकी जगह पे कोई भी थोड़ी ना हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर ही है, फिक्स्ड है ये, हम अपनी मर्जी से n नहीं लिख सकते। ये जो रेस टू दी पावर टर्म है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन टर्म है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी। हमने देखा कोई भी रिएक्शन जब SN1 मैकेनिज्म के थ्रू चलती है तो अगर आप एल्काइल हैलाइड को डबल कर देते हो तो देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। एल्काइल हैलाइड को 3 टाइम्स कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो गया। एल्काइल हैलाइड को 4 टाइम्स कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया। मैं नहीं बोल रहा, इट्स एन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट टू बी रेज टू द पावर 1। वो फिक्स्ड है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? SN1 मैकेनिज्म एवरीवन क्लियर विद? जल्दी से नोट डाउन करते हैं, आगे चलेंगे SN2 के टूवर्ड्स। करो बेटा जल्दी। हाँ जी। So next comes the case of the SN2 mechanism. So coming over to second, that is SN2 mechanism, which is bimolecular nucleophilic substitution reaction. बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखोगे अब इधर क्या होता है, ये बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में सब काम हो रहा होता है। यहां पे क्या देखो, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एल्काइल हैलाइड दिस, मान लो ये एक एल्काइल हैलाइड है CH3Cl एंड आई एम रिएक्टिंग दिस विद in the first step only the nucleophile comes। जैसे वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था। SN2 मैकेनिज्म में बेटा एक ही स्टेप में आपका जो लीविंग ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं बेटा लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कौन होता है? जो छोड़ के जा रहा होता है, एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो आके अटैच होएगा। दोनों चीजें एक स्टेप में हो रही होती है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा होता है, बट दोनों में से कोई भी स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दोनों इन अ प्रोसेस है। लिविंग ग्रुप के लीव करने का और न्यूक्लियोफाइल के आने का, दोनों चीजें इन अ प्रोसेस है। लिविंग ग्रुप की बॉन्ड ब्रेक हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की नई बॉन्ड फॉर्म हो रही है इन अ सिंगल स्टेप, बिकॉज ऑफ विच यहां पे क्या दिखता है हमें कुछ ऐसा, CH H एंड ये लीविंग ग्रुप लीव करने वाला, ये बॉन्ड्स दिखाए हैं मतलब ब्रेक हो रही है बॉन्ड। ऐसे ही फॉर्म होने वाली भी बेटा सिमिलर मैनर में होती है। अब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल को क्यों दिखाया बेटा? बच्चे अभी तो न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके गया तो नहीं है ना, अभी तो कंपाउंड में ही है, जा रहा है। ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों एक दूसरे को बहुत हाईली रिपेल करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन द न्यूक्लियोफाइल वुड नॉट बी अटैकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर लीविंग ग्रुप इज लीविंग और लीविंग ग्रुप इज present. It would always be attacking from the direction where the repulsions would be minimized। और repulsion minimum कहां पे होंगी? जब ये बैक साइड से आके अटैक करेगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको अपोजिट साइड पे दिखाया बेटा। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, और ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड बना इसको हम नाम देते हैं बच्चा ट्रांजिशन स्टेट।
इसको मैंने ब्रैकेट में रखने का मेरा एक रीजन है, लॉजिक है। क्यों रखा मैंने ब्रैकेट में? क्योंकि बेटा इट इज वेरी मच अनस्टेबल। इट इज वेरी मच अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि बेटा एक कार्बन की 5 वैलेंसीज हैं ओवर हियर, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 चीजों से अटैच हो रखा है। दैट्स वाई चला गया, गया तो नहीं ना, चला जाएगा तो हाँ 4 होंगे, बट अभी तो 5 है, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, तो टोटल 5 थिंग्स आर बीइंग अटैच्ड। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच अनस्टेबल। ये जिस मोमेंट पे फॉर्म होती है उसी मोमेंट पे ब्रेक होके आपको फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देती है। तो इवेंचुअली आपका क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी एंड यू वुड गेट द प्रोडक्ट H H H and Nu with leaving group that is Cl minus लीव कर गया। Am I clear with this? So I would say that it is a single step reaction। पहली चीज, एक ही स्टेप में सब काम हो रहा है बेटा। सेकेंड चीज क्या होगी, दैट रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे मैंने कहा था स्लो स्टेप पे डिसाइड हो रहा था, यहां पे तो कोई एक सिंगल स्टेप ही है, स्लो स्टेप वाली बात ही नहीं है। तो एक ही स्टेप में क्या है, दो चीजें हैं आपके पास, क्या, एक एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। देयर आर टू थिंग्स, एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ROR वुड बी K टाइम्स ऑफ RX की पावर 1 and nucleophile की power 1। because of that particular reason we say that this particular reaction is a second order reaction। सर क्यों? क्योंकि इसका रेस टू दी पावर 1 और इसका रेस टू दी पावर 1, ओवरऑल दोनों का ऑर्डर ऐड करते हो तो कम्स आउट टू बी 2। दैट्स व्हाई इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसको बायोमोलिकुलर क्यों बोल रहा था बेटा? क्योंकि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पक्का? अच्छे से। लास्टली कम्स द केस ऑफ रिएक्टिविटी। कौन ज्यादा रिएक्टिव होएगा, कौन कम रिएक्टिव होएगा, उसकी बात ध्यान से सुनना। अब इधर एवरीवन, इधर बेटा न्यूक्लियोफाइल को आके बैक साइड से अटैक करना है। अगर पहले से ही इस कार्बन एटम पे बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप अटैच हो रखे होंगे, अगर मतलब इस कार्बन पे मान लो यहां पे यहां पे यहां पे कोई बल्की ग्रुप अटैच हो रखा है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, बड़ा ग्रुप मतलब मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई और ग्रुप हो, कोई भी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर 3 बल्की ग्रुप अटैच होंगे तो सबसे डिफिकल्ट होएगा, 2 होंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, 1 होगा तो और इजी होगा। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वुड बी 1 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, देन इट इज 2 डिग्री, देन इट इज 3 डिग्री। अच्छे से। सो SN1 रिएक्शन में जितना क्राउडेड होएगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होएगा। और हम यहां क्या कह रहे हैं, जितने छोटे ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होएगा। तो क्राउडिंग is being, you can say, supported by SN1 reaction, whereas in SN2 reaction it is the drawback of it, that crowding should not be there or it should be less crowded। जितना कम crowded होएगा उतना ज्यादा reactive होगा। एवरीवन अच्छे से? कोई डाउट्स? हाँ बोल बेटा, लग रहा है मुझे कुछ। पक्का? नोट इट डाउन फास्ट सो दैट शुड मूव फर्दर। बेटा ये किया तो कोई शेडेड नहीं दिखाना, क्यों कंफ्यूज होना है, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ एक चीज जा रही है दूसरी चीज आ रही है, दैट्स इट। क्लियर है बात? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं फिर। So the next thing that comes up is the optical activity of the compound। So ध्यान से सुनेंगे, क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी?
अगर मैं बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। वन ऑफ देम कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव वंस एंड द अदर वन आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव वंस। हम वही डिसाइड करने जा रहे हैं कि किस बेसिस पे हम किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव का नाम देते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव का नाम देते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे उसी चीज को। किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए वी नीड टू टेक अ नॉर्मल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मतलब कोई ये लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट ली मैंने, इट्स अ नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट इज द वन विच हैज द वाइब्रेशंस इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब इट कैन have the vibrations like this in all the directions, it would be having the vibrations everywhere। मतलब एक लाइट अगर ऑन करता हूं बेटा तो you would see that कि जो यहां पे बैठा होगा that would also be able to see, पीछे बैठा होगा वो भी अच्छे से दिखेगा नहीं दिखेगा, that's a different thing, but उसकी rays over here, over there, everywhere it would be एक single light। So that light we call it to be the normal light which have the vibrations in all the directions। हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सी लाइट चाहिए होती है? वी शुड बी हैविंग विद द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? दैट लाइट विच हैज द वाइब्रेशंस ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो वर्टिकली हो, चाहे वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो बस। फॉर एग्जाम्पल लेजर लाइट। लेजर लाइट को यहां से अगर मैं मारूंगा तो वहां पे मुझे स्पॉट दिखेगा सीधा लेजर लाइट का। So that's a plane of polarized light। So first thing I would be doing, I would be making this normal light to be a plane of polarized light by passing it through a Polaroid। Polaroid से हम पास करते हैं इस लाइट को, जिससे क्या होता है that वो Polaroid इसकी वाइब्रेशंस को कट कर देता है and it makes it a plane of polarized light। तो इसको मैंने पास किया पहले Polaroid से। इससे पास होने के बाद बेटा जो मुझे लाइट मिलेगी, नाउ दिस लाइट वुड बी अ सिंगल डायरेक्शन लाइट विच आई कॉल इट टू बी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड एंड मैं बोलना चाह रहा हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब एक ही कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट। इट इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट आई गॉट। नाउ जिस भी कंपाउंड को मुझे चेक करना है बेटा, दैट इज इट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इज इट एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, आई वुड बी पासिंग दिस लाइट थ्रू दैट पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्यूशन। उस कंपाउंड का मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा वाटर में और उससे इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को आई वुड बी पासिंग। मान लो ये सॉल्यूशन है, इससे मैं पास करूं, दिस इज अ सॉल्यूशन ओवर हियर। किसका सॉल्यूशन है? जिस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है। तो बोलता है अगर इस सॉल्यूशन से पास करने के बाद, मान लो दिस इज अ सॉल्यूशन, इससे मैंने लेजर लाइट पास करी, अगर लेजर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली गई विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई, नॉट इवन अ सिंगल डिग्री डिफ्लेक्शन, देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा इफ इट डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन, बी इट राइट बी इट लेफ्ट, कहीं नहीं कर रहा। अगर स्ट्रेट चली जाती है then that particular compound is optically inactive। if the light is being deviated either towards right or towards left, कहीं पर भी right भी जा सकती है, left भी जा सकती है, तब उसको मैं क्या कहूंगा? optically active compound का नाम दूंगा। and अगर light right के towards आ रही है तो I would call it to be a डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या बोलूंगा मैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड इफ इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, डिनोटेड बाय डी। सिमिलरली इफ इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, देन आई कॉल इट टू बी लीवो रोटेटरी।
लीवोरोटेटरी डिनोटेड इट बाय स्मॉल एल। डेक्स्ट्रोरोटेटरी अगर राइट पे रोटेट होती है, लीवोरोटेटरी अगर लेफ्ट पे रोटेट होती है, दैट आई कॉल इट टू बी लीवो। तो अगर राइट लेफ्ट कहीं पर भी जा रही है तो आई कॉल दैट कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन। क्लियर? पक्का? अब बेटा किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना इस पूरे प्रोसेस से इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। सॉल्यूशन लो, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करो उससे, फिर चेक करो डिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। देयर इज एन इजियर वे टू फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। another way you can say, इससे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, बट another way is there how we can determine the optical activity। क्या बोलता है जिस कंपाउंड की भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है, टेक दैट कंपाउंड। ये है मान लो वो कंपाउंड, मान लो ये कंपाउंड है, लेट्स से दिस इज द कंपाउंड। बोलता है इस कंपाउंड की क्या बनाओ, मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज मतलब इसको अगर मिरर के सामने रखेंगे तो क्या इमेज बनेगी, वो बनाते हैं। तो लेट्स से आई एम ड्राइंग अ मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या बनेगी बेटा मिरर इमेज? आई थिंक सो समवट लाइक दिस। दिस वुड बी द मिरर इमेज। ठीक है। अब बोलता है अगर दोनों की दोनों इमेजेस, जो ओरिजिनल कंपाउंड है और जो उसकी मिरर इमेज है, इफ दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर। सुपर इम्पोजेबल क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाती है। अगर मतलब इसको उठाया हमने, इसके ऊपर रखा, अगर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए तो मतलब वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं हो सकता। इट वुड बी एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अगर ओवरलैप होता है तो। बट क्या यहां ऐसा होगा? यहां पे ये C2H5 यहां पे आ गया, इधर Br यहां पे Br था, वुड दे बी ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर? तो मतलब कैन आई से दिस कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर? कोई भी एक भी चीज अगर ओवरलैप नहीं हो रही तो इट इज नॉट ओवरलैपिंग, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या बोलते हैं इसको? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images. If we are getting the non superimposable mirror images, then that particular compound is optically active in nature. बोलो बेटा, any doubts, any problems, anything we need to ask in this? अगर लेफ्ट पे रोटेट हो रहा है तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं उसको, अगर राइट पे रोटेट हो रही है लाइट तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं कंपाउंड को। चलें आगे? पक्का? एक और चीज, अब एक तरीका बोला इससे चेक करने का, दूसरा वे बोला हाउ टू चेक इट बाय द मिरर इमेजेस, थर्ड देयर इज अनदर वे। हमको मिरर इमेज बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली कंपाउंड को देखकर भी आप बता सकते हो वुड इट बी ऑप्टिकली एक्टिव और वुड इट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है सर वो? देखो बेटा, मान लो ये कंपाउंड था अभी हमने जो डिस्कस किया, मान लो ये कंपाउंड है, लेट्स से दिस इज द कंपाउंड। ये तो मैंने ऐसा बना के दिखा दिया, कंपाउंड इज इवेंचुअली दिस। मैंने इस कंपाउंड को ऐसा बना के आपको दिखा दिया। इस कार्बन पे क्या क्या अटैच है देखो जरा, एक H, एक Br, एक CH3 और एक C2H5। एक H, एक Br, एक CH3, एक C2H5। सेम कंपाउंड बनाया, कुछ अलग नहीं किया, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। बोलता है अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी एक भी कार्बन एटम अगर ऐसा है विच इज एसिमेट्रिक कार्बन। क्या होता है सर ये? एसिमेट्रिक कार्बन होता है बेटा ऐसा कार्बन जिसपे चारों के चारों ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट। क्या बोला? किसी भी कंपाउंड में एक भी एसिमेट्रिक कार्बन अगर होगा, क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन? अ कार्बन एटम विच इज हैविंग विद ऑल फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू इट टू बी डिफरेंट, चारों डिफरेंट। चेक करना जरा इस पे, H, CH3, Br, C2H5 are all the four different or not?
So I can say this particular compound to be, this particular carbon to be asymmetric carbon or a chiral carbon or a chiral center or a stereo center. और अगर किसी कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर है तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी आपको सबको चेक करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी अगर आपको मिल गया तो और किसी को चेक नहीं करना फिर. इवन इफ देयर इज अ सिंगल कार्बन लाइक दैट वी नीड नॉट टू चेक फॉर एनी अदर आफ्टर दैट. अगर एक भी मिल गया आवर वर्क इज डन, दैट्स इट. गॉट इट ऑल ऑफ अस? बोलो बेटा पक्का एवरीवन? हाँ जी बेटा, मैंने बोला एक कंपाउंड में कोई भी कार्बन एटम ऐसा हो जो एसिमेट्रिक हो. एसिमेट्रिक क्या होता है? जिसपे चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच होते हैं. अगर ऐसा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा. किसी भी कंपाउंड में एक भी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है तो दैट वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर. इवन इफ देयर इज अ सिंगल वन देन इट वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. गॉट इट ऑल ऑफ अस? कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हो. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डन ओवर हियर. सब एक ही चीज है. एसिमेट्रिक कार्बन भी उसी को बोलते हो, कायरल कार्बन भी उसी को, स्टीरियो सेंटर भी उसी को, कायरल सेंटर भी उसी को. एंड अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी ऐसा है कार्बन तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो कंपाउंड. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं फिर. डू इट फास्ट बेटा. ठीक है बेटा, देखोगे अब इधर. नेक्स्ट एक क्लास चीज बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सो अनदर थिंग इज inversion and retention. That what do we mean by inversion of configuration and what do we mean by retention of configuration? ध्यान से सुनेंगे होती क्या चीजें हैं दोनों. फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये. मान लो ये कोई कंपाउंड है बेटा. इस कंपाउंड में व्हाट वी डिड, वी एडेड अ Y to this compound. We added a न्यूक्लियोफाइल, लेट्स से Y. एक X न्यूक्लियोफाइल पहले से अटैच था वहां पे, हमने एक और न्यूक्लियोफाइल ऐड किया फॉर द सब्सटीट्यूशन, सो दैट कि X Y को सब्सटीट्यूट कर दे. ठीक है, या Y X को सब्सटीट्यूट कर दे उसके लिए. So what happened? The reaction proceeded like this: CH3, C2H5, H and Y and Y. We got this. Another thing what we do, इसमें ही हमने और क्या किया, हमने Z ऐड किया. जब Z ऐड किया तो we got this thing. आप अगर चेक कर पा रहे होगे तो दो अलग अलग चीजें हुई हैं बेटा. क्या अलग हुआ सर? बेटा जहां से X हटा था उसी की सेम डायरेक्शन में आके कौन अटैच हो गया? जिधर से X हटा था वहीं पे आके Y. बट दूसरी साइड मैंने क्या दिखाया, जहां से X हटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके Z अटैच हुआ. तो कहता है अगर कभी भी the place from where the nucleophile is being replaced, another nucleophile came at that particular position only without disturbing the position of any other group, then we call that to be retention of
कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द अदर हैंड अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैच होता है तो वी कॉल इट टू बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हो आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और एक और चीज होती है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अगर इक्विमोलर मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स मैंने दोनों के ले लिए रिटेंशन और इन्वर्जन के, तो दैट आई कॉल इट टू बी द नेम ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट इक्विमोलर अमाउंट ऑफ retention and inversion is known as racemic mixture. Is known as racemic मिक्सचर। और बेटा जो रेसिमिक मिक्सचर होता है दैट इज बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। मतलब अगर रिटेंशन मान लो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा था रिटेंशन वाला मिक्सचर, तो इन्वर्जन वाला उसको लेफ्ट पे रोटेट करेगा। बेटा जितना ये राइट पे रोटेट कर रहा है इन्वर्जन उतना ही लेफ्ट पे रोटेट करेगा। और मैंने दोनों का इक्वल अमाउंट ऐड कर दिया तो क्या होगा, लाइट जितनी राइट पे जा रही थी उतनी ही इवेंचुअली लेफ्ट पे जा रही है। तो कैन वी से दैट लाइट वुड बी पासिंग straight without undergoing any deflection. So that's why we call this to be optically inactive in nature. Optically inactive in nature, that is racemic mixture. हाँ बेटा मैं समझा रहा हूं तो समझना नहीं, लिखना है पहले। अभी अभी बताई सेम चीज। रिटेंशन अगर किसी भी लाइट को फॉर एग्जांपल राइट पे रोटेट कर रहा है बाय 50 डिग्रीज बाय 60 डिग्री एनी डिग्री, इन्वर्जन उसी को क्या करेगा, लेफ्ट पे रोटेट करेगा उतना ही सेम एंगल से। और जब मैंने दोनों चीजें इक्वल अमाउंट में ली हैं तो इवेंचुअली द लाइट वुड बी पासिंग थ्रू स्ट्रेट, बिकॉज लेफ्ट पे 50 डिग्रीज लाइट जा रही है या राइट पे 50 डिग्रीज लाइट जाएगी तो इवेंचुअली इट वुड बी पासिंग स्ट्रेट ओनली, क्योंकि जितना राइट पे जाना है उतना ही उसको लेफ्ट पे भी पास करना है। तो क्या होगा, वो स्ट्रेट जाएगी, कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, दैट इट वुड बी ऑप्टिकली इन एक्टिव इन नेचर। कौन, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। बोलो बच्चा, किसी को कोई डाउट रिटेंशन इन्वर्जन रेसिमिक मिक्सचर में? हम लोगों ने SN1 और SN2 मैकेनिज्म देखा था पीछे अभी। SN2 में तो आपको क्लियर कट शॉर्ट चीज दिख रही थी, दैट की जो न्यूक्लियोफाइल था वो पीछे से आके अटैक कर रहा था। तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था वो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो SN2 रिएक्शन वुड बी प्रोसीडिंग थ्रू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, SN2 का जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। तो वी कैन से दैट द SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स थ्रू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? बात आती है SN1 पे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूं SN1 की बात। SN2 तो क्लियर कट शॉर्ट है दैट इट वुड बी अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कमिंग ओवर टू SN1 नाउ, इसको जल्दी से कर लो फिर बता रहा हूं SN1 के बारे में। गो फॉर इट फास्ट। नोट इट डाउन जल्दी। So SN2 reaction proceeds through inversion of configuration.
चले? देखो इधर, अब ये रहा SN1। अब बेटा SN1 में मैंने तो आपको क्या दिखाया, दैट कि जहां से न्यूक्लियोफाइल निकला उसी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, लीविंग ग्रुप जहां से लीव किया वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। बट ऐसा क्या फिक्स्ड है कि यहीं पर ही आएगा? ऐसी कोई कंस्ट्रेन है? SN2 में कंस्ट्रेन था, दैट SN2 में क्या था, क्योंकि उसको आना ही बैक साइड से है, उसके पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो फ्रंट से आ सके, इसलिए SN2 तो इन्वर्ट ही होगा। बट यहां पे तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे तो कार्बोकेटायन बन गया। ये कार्बोकेटायन को तो हम फ्रंट से भी अटैक करा सकते हैं और बैक से भी आके अटैक कर सकता है। दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शन में आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्जन भी बनता है, एंड दोनों इक्वल अमाउंट्स में बनते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू रेसिमिक मिक्सचर formation. It always proceeds through racemic mixture formation, SN1 reaction, always. So SN1 proceeds through racemic mixture and SN2 proceeds through inversion of configuration. You should remember this. It would be asked in the exam, short वाला क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे जरूर पूछ लेता है। चलें आगे, कोई डाउट? पक्का? जल्दी से आ जाओ, असाइनमेंट खोलो, क्वेश्चन नंबर 11। बुक क्वेश्चन नंबर 11 आया ही नहीं सर मैं। दोनों होंगे, हो नहीं सकता, होंगे दोनों और इक्वल अमाउंट में होंगे दोनों। दोनों के पास ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कहाँ है दक्ष बुक? बात कर रहे हैं यार, बताऊंगा थोड़ी ना कि लानी है हर बार, उसमें से क्वेश्चंस करने हैं, सब चीज करने तो लेकर ही आनी है ना, वो बताने वाली बात ही नहीं है। ओजस, बतानी पड़ेगी बुक लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट, जल्दी से आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। आपसे बोल रहे हैं दैट वी नीड टू प्रिडिक्ट द कंपाउंड्स टू बी कायरल एंड एकायरल इन दैट। क्वेश्चन नंबर 11 दे आर टेलिंग अस टू प्रिडिक्ट दैट विच कंपाउंड इज कायरल एंड विच कंपाउंड इज एकायरल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। वैसे शायद मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए 11th क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट क्या होता है। दिखा बेटा एक बार। सो इट सेज दैट फर्स्ट में ए पार्ट में आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, वन ऑफ देम इज दिस CH3CH Br and OH and CH3 Br and Br। तो कायरल एकायरल डिसाइड करने के लिए मैंने क्या सिखाया? कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रखना, ये कायरल मींस ऑप्टिकली एक्टिव, एकायरल मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कायरल एकायरल डिसाइड करने का तरीका क्या बताया मैंने? दैट इट शुड बी हैविंग विद एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये देखो इस पे जरा, इस कार्बन को चेक करना जरा, इस पे मुझे चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच दिख रहे हैं, एक H, एक CH3, एक Br, एक OH, मतलब दिस इज एंड दिस वुड बी एकायरल, क्योंकि इस पे ये दोनों Br हो गए और इस पे 3 H अटैच है, तो इट वुड बी एकायरल। दिस कंपाउंड वुड बी ए कायरल कंपाउंड। आर वी क्लियर? कायरल एकायरल कैसे डिसाइड करना है? पक्का? जल्दी से गो फॉर द अदर टू फास्ट। At least one carbon should be asymmetric for a compound to be chiral, otherwise it would be achiral। अगर कोई भी asymmetric नहीं होगा तो, जैसे इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कार्बन एटम ही दो है, पहली बात, इस कार्बन पे 3 H अटैच है, तो चारों सेम हो ही, चारों डिफरेंट हो ही नहीं सकते। इस कार्बन पे 2 Br अटैच है,
इट कैन नॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज अकायरल। समझ गए? गो फॉर द नेक्स्ट टू एग्जांपल्स फास्ट। अगले दोनों हो गए। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ इट फास्ट। सेकेंड थर्ड हो गया। सेकेंड थर्ड दोनों चेक करके देखोगे तो आई वुड बी सीइंग ओवर देयर दैट इन बोथ ऑफ देम फर्स्ट वन वुड बी कायरल एंड द सेकेंड वन वुड बी अकायरल इन बोथ ऑफ देम। दोनों में पहला वाला कायरल होएगा, दूसरा वाला अकायरल होएगा इन बोथ ऑफ देम। सो दोनों में फर्स्ट इज कायरल एंड सेकेंड इज अकायरल। किसी को कंफ्यूजन है तो आई कैन गो फॉर इट। हाँ बोल बेटा। सेकेंड वाला सेकेंड पार्ट अकायरल कैसे हो, मैं समझा नहीं। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट इज कायरल, सेकेंड इज अकायरल, ये कह रहा हूं। क्यों नहीं है? दोनों सेम ग्रुप्स नहीं दिख रहे आपको? ऊपर देखना जरा एक बार, दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं मुझे तो। C2H5 C2H5 ऊपर ये बना हुआ है वहां पे। क्या क्या अटैच है और साथ में? और दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? और ये यही है ना? ये लो बेटा, 11th अच्छे से पढ़ी नहीं, दिक्कत ये है। इस कार्बन पे अगर आप चेक कर रहे हो तो मुझे दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं। क्या है ग्रुप्स ये दोनों? C2H5 ग्रुप्स हैं, CH2CH3 CH2CH3। सेम है दोनों या नहीं? ये दोनों अलग है बट ये दोनों सेम होगा। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हो गए तो क्या चारों अलग हो सकते हैं? तो मतलब दिस वुड बी अकायरल। आओ इस पे, इसमें क्या है? इस कार्बन को देखो, एक OH, एक H, एक CH3 और एक ये पूरा क्या है? C3H7 है। ये C, ओवरऑल इट इज C3H7। सो दिस इज कायरल। ऐसा सेकंड वाला भी बता देता हूं, थर्ड पार्ट मतलब यही है ना बेटा थर्ड पार्ट। देखो इधर, अब इस कार्बन पे तीनों H अटैच है, कैन नॉट बी पॉसिबल, कायरल नहीं हो सकता ये वाला कार्बन। ये वाले कार्बन पे 3 H अटैच हो गए, अगेन इट कैन नॉट बी कायरल। ये वाले कार्बन पे 2 H अटैच हो गए, अगेन इट कैन नॉट बी कायरल। इस कार्बन को चेक करो जरा, एक H, एक Br, एक CH3 और एक, क्या चारों ग्रुप्स डिफरेंट है या नहीं है बेटा? अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूं आपको तो कैन आई शो इट लाइक दिस? कैन आई? बोलो, है चारों ग्रुप इस पे डिफरेंट अटैच या नहीं? इस पे आओ जरा, तो मतलब ये क्या हो गया कायरल। इस पे आओ जरा, 3 H हो ही नहीं सकता कायरल, 2 H हो ही नहीं सकता कायरल, 2 H हो ही नहीं सकता, 2 H। तो बेटा उस पे 2 H तो आ गए, बट जब दो चीजें सेम हो गई तो चारों डिफरेंट हो सकती हैं क्या? नहीं समझ में आई बात? पक्का? हाँ जी पक्का? हाँ जी पाजी, डाउट है? बोलो बोलो जल्दी से। है दिक्कत? पक्की बात है? सोच ले, चलूं आगे? क्लियर? ठीक है। कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से सुनोगे 12th क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों को करने हैं क्वेश्चंस, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर 12 सुनोगे मेरे साथ।
कह रहे हैं दैट प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 में और SN2 में दोनों में क्या करना है, आपको बताना है रिएक्टिविटी किसकी। सबसे पहला कंपाउंड आपसे बोला है दैट इज 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, यही बोला है। यू नीड टू टेल द रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स इन SN1 एंड SN2 दोनों में। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो 4 आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे ब्रोमोब्यूटेन के, तो लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। ब्रोमोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का, उसके साथ एक ब्रोमीन ग्रुप होना चाहिए, ये चीज बोल रहे हैं आपसे, और एल्केन है। हाँ, सो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड आई कैन फॉर्म इज दिस, a straight chain compound without any branch, without anything. Is it a bromobutane? ब्रोमोब्यूटेन का सिंपलेस्ट सा मतलब है, मैंने क्या बोला, एक ब्रोमीन के साथ आपके पास टोटल 4 कार्बन एटम होने चाहिए कंपाउंड में। अब वो कैसे भी हो, अब इसके 4 आइसोमर्स बनाने के लिए बोल रहा है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट उनका आईयूपैक नेम डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब होता है आईयूपैक नेम शुड बी। बेटा इसी ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन पे ना अटैच करके सेकंड पे अगर कर लूंगा तो अलग हो जाएगा कंपाउंड। तो एक और कंपाउंड क्या बन सकता है, कोई आइसो नहीं है, ये आइसो। पहला वाला था 1 ब्रोमोब्यूटेन, सेकंड वाला बन गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अभी तक कोई आइसो नहीं है ये। अब आते हैं, आइसो भी पॉसिबल है। ये देखो आइसो क्या सिखाया था, एक कार्बन पे 2 CH3 बन गया आइसो। कोई सा भी कंपाउंड हो इसको आइसो बोलेंगे, चाहे किसी का भी बनाना हो। हमें किसका बनाना है, ब्यूटेन का। कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, अभी कितने हैं, तो एक और कार्बन अटैच करो, ये लो, और साथ में मैंने क्या कर दिया, अब यही ब्रोमीन यहां ना हो के यहां भी तो हो सकता है, वो अलग कंपाउंड हो जाएगा, ये लो। चारों कंपाउंड्स मैंने बना दिए। किसी को कंपाउंड में दिक्कत है तो पहले बात करते हैं, है किसी को भी, चले। अब आपको चेक करना पड़ेगा बेटा इसकी डिग्री। डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कैसे डिसाइड करते थे, फिर से रिकॉल करा रहा हूं अगर कोई भूल चुका है तो। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके साथ और कितने कार्बन एटम अटैच हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ इट। इसके साथ जिस पे हेलोजन अटैच है उसके साथ 3 कार्बन, क्या डिग्री हो गई, बहुत बढ़िया, इट इज अ 1 डिग्री कंपाउंड। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच्ड है, डायरेक्टली, फिर से सुन लो, डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, दैट डिसाइड्स द डिग्री। मैं चेन कितनी बड़ी है उसके लिए बात नहीं कर रहा, और डिग्री 3 से ज्यादा कभी हो नहीं सकती। इस चेन को तो मैं 15 तक भी ले जा सकता हूं। डिग्री कैन बी 3 एट मैक्स। ओजस कितने डिग्री है इसकी, 3 पक्का। दिस वुड बी 1 डिग्री। इस पे आओ जरा, 1 2, तो इट वुड बी, इस पे आओ जरा, कैसे 2 है यार, दिखा मुझे, कहां है 2, दिखाओ। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके साथ कितने अटैच्ड हैं कार्बन, 1 डिग्री हुआ ना, 2 कहां है। सो शैल आई राइट इट टू बी 1 डिग्री डैश, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए इस पे आओ, 1 2 3। डिग्रीज में किसी को दिक्कत, सर डिग्री कैसे डिसाइड करी है, बोलो। अब SN1 SN2 पे चले, अब काम हो गया हमारा। अब SN1 SN2 पे चलते हैं। SN1 में क्या सिखाया था, 3 2 1। SN2 में क्या सिखाया था, 1 2 3। सो 3 डिग्री देन 2 डिग्री, अब 1 डिग्री 2 है। अब दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा विच वुड बी मोर रिएक्टिव। मैंने बोला था SN1 में वो रिएक्टिव ज्यादा होता है जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा दिखेगी वो ज्यादा रिएक्टिव होएगा SN1 में, और SN2 में जहां पे क्राउडिंग कम होएगी वो ज्यादा रिएक्टिव होएगा। दोनों में से क्राउडिंग किस में ज्यादा है, 1 डिग्री या 3, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आ गई है इसलिए क्राउडेड हो गया यहाँ पे।
बट ये तो स्ट्रेट है, दैट्स व्हाई द ऑर्डर वुड बी SN2 में इसी का रिवर्स हो जाएगा। 1 डिग्री, 1 डिग्री डैश, 2 डिग्री। बोलो बेटा, पक्का? किसी को दिक्कत है, पूछना है पूछो। क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन करके साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चारों SN1 SN2 के क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करोगे। Go for it fast. And if anyone want to ask in this, please, you are most welcome. देखो बेटा, सेकेंड पार्ट जो मैं आपको दिया था उसमें क्या है, सी ओवर हियर आपके पास एक कंपाउंड बोला है C6H5, दैट इज बेंजीन, CH2Br, एक तो यही बोला था डायरेक्टली, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये तो। अगर आप नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखोगे तो उसमें गिवन है C6H5CH, C6H5Br, कुछ ऐसा गिवन है ये, C6H5CH, C6H5Br, यही गिवन है बेटा। सुनना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज ब्रैकेट में देने का मतलब होता है दैट दैट थिंग इज बीइंग अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम। बात समझे? ये C6H5 जो है इस कार्बन पे अटैच था, और अब जब ये इस कार्बन पे आ गया तो Br तो ऑटोमेटिकली CH के साथ ही अटैच्ड है ना, तो क्या बन गया कंपाउंड, C6H5, उसके साथ CH है, उसी के साथ एक Br है, और उसके साथ एक और C6H5 है। दिस, समझे बात? थर्ड आपको गिवन था कुछ ऐसा, C6H5, CH, CH3 एंड Br। इसका मतलब क्या है, अ बेंजीन रिंग, CH, a CH3 एंड, बात समझे? और लास्टली क्या बोला था, C6H5, C, CH3, C6H5 एंड, तो इसका मतलब है बेटा इस कार्बन पे सब चीजें अटैच्ड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो उसी से सेटिस्फाइड होगी ना, एक बेंजीन, एक CH3, एक और बेंजीन, एक Br, ऑल 4 थिंग्स आर बीइंग अटैच्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कार्बन ओनली, सो आई वुड ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस थिंग, अब समझ गए? सो दिस कंपाउंड इज, क्योंकि इस कार्बन पे एक ही बेंजीन रिंग अटैच है बस, तो 1 डिग्री। इसको देखो, 2 बेंजीन रिंग्स, मतलब इसको देखो, ये भी 2 डिग्री है, इसको मैं 2 डिग्री डैश लिख लूं, और इसको देखो बेटा, 1 2 3। हाजी समझ में आया मैंने क्या किया? पक्का? मेरे से पहले कर लिया था या मेरे को देख के ही हो रहा है? समझ गया? अब अगर हमें डिग्री पता लग गई है तो SN1 पे आओ जरा। SN1 इट इज 3 डिग्री, नाउ कम्स द 2 डिग्री आर 2, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ज्यादा क्राउडिंग कहां दिख रही है, क्योंकि यहां 2 बेंजीन रिंग्स है, यहां पे एक बेंजीन और एक CH3, तो बल्कियर ग्रुप यहां पे है, दैट्स व्हाई द ऑर्डर वुड बी 2 डिग्री, देन 2 डिग्री डैश, देन SN2 पे आओ, इट वुड बी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री डैश, देन 2 डिग्री, देन, बोलो बेटा, डाउट क्लियर हो गया? अब क्लियर बेटा? पक्का?
नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13th, 14th, 15th एंड 16th फास्ट। ये सारे के सारे SN1 SN2 के क्वेश्चन है, जल्दी गो फॉर इट फास्ट, प्रोसीड फास्ट। डाउट है बोल बेटा। बेटा इस पे देख दो बेंजीन रिंग है, इस पे एक बेंजीन और एक CH3, तो दोनों में से बल्कियर ग्रुप किस पे अटैच है ज्यादा? मैंने क्या बोला, जहां पे ज्यादा बल्की या जहां पे ज्यादा क्राउडिंग होगी वो SN1 में ज्यादा रिएक्टिव होएगा, जहां पे कम क्राउडिंग होगी वो SN2 में ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसी के बेसिस पे मैंने ऑर्डर लिखा है। गो फॉर इट फास्ट, जल्दी से। राध्या क्वेश्चन कर ले बेटा। अच्छा 13 खत्म नहीं हुआ, एक ही पार्ट हुआ, अभी 2 पार्ट और है आगे। करो करो जल्दी से। हाँ पाजी बोलो, डाउट है? सो पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 to 17 ऑल द क्वेश्चंस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 to 17 ऑल द क्वेश्चंस। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, 5th, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, 5 एंड 9, 6 नहीं है, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर आगे आओ। देन क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 34, 34, 36, 36 नहीं करना, 37, 37, 38 एंड 40, 37, 38 एंड 40। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं आप लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं आता आपको, तभी मैंने दिए क्वेश्चन सारे। और उसमें बहुत सारे के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी दिए हुए हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे, जो आपने डेक्स्ट्रो और लीवो पढ़ा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड, उनको आप एक और नाम देते हो इनैंशियोमर्स का। क्या बोलते हो? ENANTIOMERS, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन आइदर डायरेक्शन। मतलब एक टुवर्ड्स राइट रोटेट कर रहा है, दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा है, दैट सेट ऑफ कंपाउंड्स वी कॉल इट टू बी इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, ENANTIOMERS, enantiomers. That set of D and L are given the name of enantiomers because D and L are the optical isomers and enantiomers are also the optical isomers. Optical isomers होते हैं बेटा जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। One of them is rotating it towards right and the another one is rotating it towards left. They are called as the enantiomers and they are also known as optical isomers. Optical isomers, the compounds which rotate the plane of polarized light in different direction. One of them is towards right and the another one is towards left. ये सारे क्वेश्चंस हुए हुए होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी रिएक्शंस करा चुका हूं, सारी रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास में इट शुड बी ऑन योर टिप्स बिकॉज नेक्स्ट क्लास वुड बी द कन्वर्जन वन। कन्वर्जन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कन्वर्जन तभी सिखा पाऊंगा जब आपको रिएक्शंस अच्छे से टिप्स पे होंगी आपके। अगर रिएक्शंस आती होंगी तो कन्वर्जन यू वुड बी एबल टू लर्न वेरी इजीली। ठीक है, पक्का? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑन